केशवपुर गांव में कुंदन नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहा करता था। एक सुबह खाने में उसकी पत्नी आदर्शी इडली डोसा बनाती है तो उसके बच्चे मजे से खाते हुए और इडली मांगते हैं, लेकिन इडली का आटा कम होने की वजह से वो उन्हें मना करते हुए कहती है, बेटा इडली का आटा कम था इसीलिए थोड़ी ही बनाए हैं, बाबा भी तो खाएंगे ना। अरे भाग्यवान, मेरी वजह से क्यों बच्चों के खाने में कटौती कर रही हो? मैं तो रोटी भी खा लूंगा, तुम चिंटू को और इडली दे दो। वो बात ऐसी है कि घर में राशन बिल्कुल खत्म हो गया है, थोड़े चावल और उड़द की दाल रखी थी तो उसी को पीस कर ये इडली बना दी है। लेकिन आदर्शी, अभी तो आधा महीना बचा है पगार मिलने में, तब तक घर का खर्च कैसे चलेगा? यही तो मैं भी सोच रही हूँ जी, अभी तो बच्चों की कॉपी किताबों के लिए भी पैसे चाहिए। मैं सोच रही थी कि मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ, नहीं ज्यादा तो कुछ न कुछ तो पैसे घर में आ ही जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? तुम बाहर काम करने जाओगी तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं ही कुछ इंतजाम करता हूँ। कुंदन मजदूरी का काम करता था, लेकिन ज्यादा कमाई न होने के कारण उसके परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, जिसके चलते अक्सर ही घर में किसी न किसी चीज की कमी रहा करती। अगले दिन कुंदन गांव की राशन की दुकान से उधार राशन ले आता है। एक रोज अचानक ही उसके बेटे चिंटू की तबीयत खराब हो जाती है, उसे उल्टियां और दस्त हो जाते हैं, तो वो उसे गांव के अस्पताल में लेकर जाता है। चिंटू का चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे ग्लूकोज चढ़ा देती है। डॉक्टर साहिबा, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसे कुछ दिन अस्पताल में ही रहना होगा, क्योंकि लगातार उल्टी और दस्त होने के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इसीलिए उसे कुछ दिन ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहिबा, और कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, आप बस जाकर बिल जमा कर दीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और कुंदन अपनी जेब टटोल कर देखता है तो उसमें बस 200 रुपए होते हैं। इस तरह उसके पास अस्पताल का बिल देने के भी पैसे नहीं थे। इसीलिए कुंदन जहाँ मजदूरी करता था वहाँ के मालिक से कुछ पैसे उधार लेता है। अपने बुरे हालातों के कारण उसके ऊपर दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ता जा रहा था। एक रोज आदर्शी घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन ललिता उसके घर आती है। आदर्शी बहन, अच्छा हुआ तुम घर पर ही हो, जरा मेरी मदद कर दो। मदद? कैसी मदद ललिता बहन? वो क्या है ना, मेरे घर पर मेहमान आ गए हैं और मेरी सास ने इडली डोसा बनाने के लिए सामान तैयार किया था, लेकिन अभी वो मंदिर गई हुई हैं। पता नहीं कब पूजा करके लौटेंगी, तो तुम इडली डोसा बनाने में मेरी मदद कर दो। ठीक है, मैं मदद कर देती हूँ, लेकिन शाम को मुझे अस्पताल जाना है चिंटू को लाने, तो मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। हाँ हाँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी तुम्हारा, तुम जल्दी से चलो। आदर्शी ललिता के घर उसकी मदद करने के लिए चली जाती है। उसके हाथ का बना इडली डोसा खाकर ललिता के मेहमान उसकी बहुत तारीफ करते हैं। कुछ देर में ललिता आदर्शी से कहती है, अरे वाह आदर्शी, तुम तो मेरी सास से भी ज्यादा स्वादिष्ट इडली और डोसा बनाती हो। धन्यवाद ललिता बहन, थोड़ा बहुत खाना बचा हो तो मैं ले जाऊं? वो मेरे बच्चे को इडली डोसा बहुत पसंद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी तुमने ही तो बनाया है इसे। क्या है ललिता बहन, घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो बच्चों के लिए उनका मनपसंद खाना भी नहीं बना पाती। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करूं। कैसी बातें कर रही हो आदर्शी बहन, तुम्हारे हाथों में तो हुनर है, तो फिर इसको ही अपनी कमाई का जरिया क्यों नहीं बनाती? क्या कहना चाहती हो आप? मैं कुछ समझी नहीं। अरे उसमें समझना क्या है, तुम मेरी पड़ोसन हो, इसीलिए तुमने मेरे खाना बनाने में मदद कर दी। अगर मैं किसी और को बुलाती तो वो खाना बनाने के मोटे पैसे लेती मुझसे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम ये इडली डोसा बनाकर बेचती क्यों नहीं? उस वक्त तो आदर्शी ललिता की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम के वक्त उसके घर पर अपने पैसे मांगने के लिए वो राशन की दुकान का लाला आता है, तो कुंदन को जल्द से जल्द पैसे लौटाने की धमकी देकर जाता है। हे भगवान, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कर्ज चुकाऊंगा। मालिक ने भी मुझे काम से निकाल दिया है ये कहकर कि और मजदूरों की उन्हें जरूरत नहीं है। अब हम कैसे अपना खर्चा चलाएंगे? पता नहीं अब हमारा क्या होगा। सुनिए जी, अब हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हम इडली डोसा बनाकर बेचना शुरू करते हैं। आदर्शी ललिता की बताई सारी बात कुंदन को समझाती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी
थोड़े बहुत पैसे जो भी उनके पास थे उससे एक इडली डोसे का ठेला लगाते हैं। अगले दिन गांव के बाजार में जाकर बेचना शुरू कर देते हैं। इडली सांबर गर्मा गर्म मसाला डोसा खाओ, आओ 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 इडली डोसा खाओ। ये कौन नया ठेला लेकर आ गया बाजार में? अरे कोई भी हो जी, हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम अपनी दुकान पर ध्यान दो। रसिक और वंदना बाजार में ही सांभर चावल बेचा करते थे। इधर अब कुंदन और आदर्शी आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाते हैं। तभी एक आदमी उनके ठेले पर आकर डोसा खाता है और उसे डोसा बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो वो उनके बनाए इडली डोसे की बहुत तारीफ करता है। हम गरीब के इडली डोसे खाने के लिए आपका शुक्रिया भाई साहब, फिर जरूर आइएगा। चलिए, कम से कम लोगों ने हमारे ठेले पर आना तो शुरू किया। हाँ दर्शी, ऐसे ही थोड़े थोड़े ग्राहक आते रहेंगे तो कुछ तो कमाई हो ही जाएगी हमारी। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी उनके ठेले पर कुछ और ग्राहक आते हैं। अब बीतते दिनों के साथ दोनों पति पत्नी मेहनत करते हुए रोज इडली डोसा बनाकर बाजार में बेचा करते। धीरे धीरे उनके ठेले पर डोसा खाने के लिए लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे कि उनकी थोड़ी बहुत कमाई होने लगती है। लेकिन उनकी तरक्की से उनके सामने ही सांभर चावल का ठेला लगाने वाले पति पत्नी बहुत जलने लगते हैं। देख रहे हैं जी, कैसे बाजार के सभी लोग इन गरीबों के इडली डोसे खाने के लिए मक्खियों की तरह उनके ठेले पर भिनभिना रहे हैं। हाँ हाँ, मैं कोई अंधा नहीं हूँ, मुझे भी दिख रहा है और इसलिए तो मेरा खून खौल रहा है। अरे जब से बाजार में इन्होंने अपने इडली डोसे का ठेला लगाना शुरू किया है, तब से तो लोगों ने हमारे ठेले पर सांभर चावल खाने के लिए आना ही बंद कर दिया है। अरे ऐसा ही रहा तो ये गरीब इडली डोसे वाला ना तरक्की कर जाएगा और हम इसकी तरह गरीब हो जाएंगे। सही कह रही हो भाग्यवान, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि लोग इसके ठेले पर आना बंद ही कर दें। जलन के चलते दोनों अब कुंदन और आदर्शी के इडली डोसे के ठेले को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। एक रोज वंदना उनके ठेले पर जाकर कहती है, अरे जरा मुझे भी एक प्लेट डोसा खाने को मिलेगा क्या? बहुत लोग आते हैं ना तुम्हारे ठेले पर इडली डोसा खाने, तो आज मेरा भी मन कर रहा है। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए डोसा तैयार करती हूँ। आदर्शी वंदना को डोसा तैयार करके परोस देती है और वंदना डोसा चखती है। ओहो, ये डोसा तो सच में बड़ा स्वादिष्ट है। अरे जरा थोड़ी सी चटनी देना। ये लीजिए चटनी। हे भगवान, इस डोसे में तो बाल है बाल। हाय हाय, ये बाल वाला डोसा खिलाते हो तुम अपने ग्राहकों को? हे भगवान, ये तुम क्या कह रही हो वंदना? अरे सही कह रही हूँ जी, ये देखिए कितना बड़ा बाल है डोसे में। अरे देखो सभी लोग देखो। वंदना के चिल्लाने पर वहाँ सभी लोगों की भीड़ लग जाती है, तो वहीं कुंदन और आदर्शी बहुत हैरान हो जाते हैं। देखिए बहन जी, गलती से बाल उसमें पड़ गया होगा, वरना हम तो बहुत साफ सफाई से लोगों को खाना परोसते हैं। वो तो दिख ही रहा है बहन। अरे मैं तो ऐसे खाने की तरफ पलट कर भी ना देखूं। अरे सच में इससे अच्छे तो हमारा सांभर चावल है, स्वादिष्ट और बिना बाल वाले। इतना कहकर वंदना थाली वहीं जमीन पर फेंक कर चली जाती है। बाजार में आते जाते लोग उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं। इस घटना के बाद से उनके ठेले पर लोग कम आने लगते हैं। ये देखकर रसिक और वंदना को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन इस बात से कुंदन और आदर्शी हार नहीं मानते। एक रोज हमेशा की तरह बाजार में वो अपना इडली डोसे का ठेला लगाकर बेच रहे थे, साथ ही लोगों को आवाज देकर बुला रहे थे, इडली सांभर गर्मा गर्म मसाला डोसा खाओ, आओ 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 इडली डोसा खाओ। आइए बहन जी, बोलिए क्या खाएंगी आप, इडली या गर्मा गर्म डोसा? क्योंकि लोगों को उनके बनाए इडली डोसे का स्वाद बहुत पसंद था, इसीलिए एक बार फिर उनके ठेले पर लोग इडली डोसा खाने आने लगते हैं, जिससे गुस्से में आकर एक रोज वंदना मरा हुआ चूहा एक थैली में लेती है। अरे डोसे में बाल डालना तो ज्यादा असरदार नहीं रहा, लेकिन अब ये मरा चूहा जब इनके ठेले पर मिलेगा ना, तो ना चाहते हुए भी इनका बाजार में ठेला लगाना तो मुश्किल हो जाएगा। उनकी ये बातें बाजार में आई ललिता भी सुन लेती है। वंदना ये बोल रही थी कि तभी वो थैली फटती है और वो मरा हुआ चूहा उसके बनाए सांबर में ही गिर पड़ता है। दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। ए भगवान, ये क्या किया, सारा सांबर बर्बाद कर दिया तुमने।
अजी मैंने क्या किया, ये पन्नी तो खुद ही फट गई थी। अब तुम दोनों किसी दूसरे का बुरा सोचोगे तो उसका अंजाम भी तो बुरा ही होगा ना। उस बेचारी गरीब इडली डोसा बेचने वाली का नुकसान करने चले थे और अब तुम्हारा ही नुकसान हो गया। ललिता वहाँ से कुंदन और आदर्शी के ठेले पर जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो रसिक और वंदना को कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनके किए के कारण उनका खुद का नुकसान जो हो चुका था। जिसके बाद से दोनों पति पत्नी ईमानदारी से अपने ठेले पर इडली डोसा बेचकर अपना गुजारा करते हैं। मोरल दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जलन की भावना रखने और दूसरों का बुरा चाहने पर आपके साथ ही बुरा हो जाता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी के साथ कोई भी बुरा नहीं करना चाहिए। दौलतपुर गांव में रहने वाली झुमरी दोपहर की कड़ी धूप में गांव के सभी घर से कपड़े की पोटली इकट्ठी करके अपने घर पहुंचती है, जहां उसका धोबी पति खाट पर खर्राटे लेकर चैन की नींद सो रहा था। तभी कपड़ों की पोटली को झुमरी जमीन पर पटक देती है। हा, जरा देखो धोबी महाराज को, कैसे टांगे पसारे अब तक बिस्तर पर पड़े हैं। अरे ओ आलस के मारे धोबी प्यारे, जरा उठने का कष्ट कर लो। गहरी नींद में सोए लल्लन धोबी के कान में भला कहाँ झुमरी की बात जाती। वो एक बार फिर करवट लेकर खर्राटी लेता है तो झुमरी गुस्से में खिड़की का पर्दा हटा देती है, जिससे सूरज की किरण सीधा लल्लन के चेहरे पर पड़ती है और वो अंगड़ाई लेते हुए जागता है। सुबह हो गई क्या झुमरी? नहीं धोबी महाराज, अभी तो आधी रात हो रही है। अरे दोपहर के 12 बज गए हैं। कितने आलसी हो गए हो, नाश्ता करके फिर से सो गए। अरे मैं पूछती हूँ, काम धंधे का कुछ ध्यान है भी या नहीं? काम तो जिंदगी भर ही करना है भाग्यवान। और क्या बात हो गई, तुम मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रही हो? कभी प्यार से भी बात कर लिया करो, तुम्हारा पति हूँ मैं। तुम पति कम, आलस से जानवर ज्यादा लगते हो। अभी उठो और काम धाम में मेरी कुछ मदद कर लो और सारे कपड़े घाट पर ले जाकर धो दो। ललन कपड़ों का ढेर देखकर भौचक्का रह जाता है और दुखी होकर अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, कितने सारे कपड़े हैं यहाँ पे, इन सबको आज ही धोना जरूरी है क्या? आज नहीं तो क्या अगले जन्म में धोगे? अरे समय से धोकर कपड़े पहुँचाएंगे तभी तो पैसे कमाएंगे ना। चलिए लेकर जाइए इन्हें घाट पर। हाँ लेकर जाता हूँ। तभी ललन सीटी बजाता है तो उसका गधा गबरू घंटी बजाते हुए घर के अंदर आता है और कपड़े की पोटली को अपने मुंह में उठाकर अपनी पीठ पर लाद लेता है। उसे देखकर झुमरी मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लोग गाय भैंस कुत्ता बिल्ली पालते हैं, लेकिन तुमने ये गधा क्यों पाला है? इसलिए ताकि ये गधा मजदूरी करे और मुझे आराम मिलता रहे। अरे आराम हराम होता है, ये बात कब समझोगे तुम? बस भी करो, तुम्हारा भाषण सुनता रहा तो धोबी घाट जाने में देर हो जाएगी और ये कपड़े समय से धुल नहीं पाएंगे, इसलिए अब मुझे जाने दो। अरे रे, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैंने रोक रखा है। अरे जाइए ना, मैंने कौन सा आपका हाथ पकड़ा है? लल्लन धोबी अपने गधे गबरू के साथ घाट पर जाने के लिए निकल जाता है। जहाँ लल्लन धीमी धीमी चाल में घाट की ओर बढ़ता है तो वहीं उसका गधा गबरू तेजी दिखाते हुए उससे पहले ही जाकर सारे कपड़े घाट पर पहुँचा देता है। घाट पर पहुँचकर लल्लन एक जगह आराम से बैठ जाता है और हाफते हुए कहता है, घर से घाट पैदल चलकर आने में तो मैं थक ही जाता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद कपड़े धोना शुरू करूँगा। इतना कहकर आलसी लल्लन कपड़े धोने की जगह घाट पर बैठकर आराम करने लगता है। कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। उसका गधा गबरू उसे सोते हुए देखकर कपड़े की पोटली अपने मुंह से खोलता है और सारे कपड़े मुंह से उठाकर घाट के पानी में डालता है। उसके बाद कपड़ों को मुंह से उठाकर पटक पटक कर सुखा भी देता है। उसी समय घाट पर टहलता हुआ एक आदमी आता है और सूखे हुए कपड़ों को चुराने की कोशिश करता है तो गबरू गधा उसे जोर से लात मारकर भगा देता है। कुछ ही देर में जब ललन सोकर उठता है तो सारे कपड़े धुले हुए देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है, सारे कपड़े धुल गए। बस भगवान ऐसे ही सोता रहूं और सारे काम होते रहे तो कितना अच्छा होगा।
तभी उसका गधा गबरू उसके पास आकर ढीचू ढीचू की आवाज लगाने लगता है। अब तुझे क्या हो गया गबरू, भूख लगी है क्या? वैसे इतना सोने के बाद भूख तो मुझे भी लग रही है। जब तक ये कपड़े सूखते हैं तब तक तुझे घास खाने के लिए खेत में छोड़ाता हूँ। लल्लन अपने गधे को खेत में घास चरने के लिए छोड़ देता है और खुद हलवाई की दुकान पर जाकर जलेबी और रबड़ी खाता है। लल्लन का गधा गबरू बड़ा ही चतुर था, लेकिन इस बात की भनक आलसी लल्लन को नहीं थी। गबरू अक्सर लल्लन की जगह घाट पर कपड़े धोकर सुखाया करता और तो और कपड़ों को प्रेस करके लोगों के घर भी पहुंचा दिया करता। समय बीतता है और ऐसे ही चलता रहता है। एक रोज अचानक ही गबरू की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और वो चलने को भी राजी नहीं होता। अरे गबरू क्या हो गया तुझे? अरे खड़ा हो जा, ये कपड़े घाट पर लेके जाना है। ओहो, दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हें? बेचारा गधा कितना कमजोर हो गया है। अरे आराम करने दो इसे और तुम जाओ घाट पर। बताओ क्या दिन आ गए हैं, अब गधा आराम करेगा और उसका मालिक काम। इतने कपड़ों का बोझ भला अकेले में कैसे उठाऊंगा भाग्यवान? अरे तुम इंसान हो के नहीं, खाने के समय तो नहीं कहते कि इतना कैसे खाऊंगा भाग्यवान, तो काम के समय पर ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? क्या मुसीबत है। ठीक है, जा रहा हूँ घाट पर, लेकिन कपड़े इस्त्री करके तुम ही लोगों के घर पहुँचाना। अरे पहले जाकर कपड़े धोकर लाओ, उसके बाद कुछ कहना। लल्लन कपड़ों की पोटली लेकर घाट पर पहुँचता है और कपड़े धोना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अपनी आलस के चलते वो आधे कपड़े ही धोता है और जाकर सो जाता है। कुछ ही देर में चोर आता है और उन कपड़ों में से अच्छे अच्छे कपड़े चुरा कर ले जाता है। दोपहर की शाम हो जाती है, लेकिन लल्लन के अब तक घर ना पहुंचने के कारण झुमरी बहुत परेशान हो जाती है। अरे इतनी देर हो गई, लेकिन ये अब तक घाट से लौटे क्यों नहीं? अभी कुछ ही देर में कपड़े पहुंचाने का समय भी हो जाएगा। लगता है मुझे ही घाट पर जाकर देखना होगा। झुमरी को परेशान देखकर गधा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। कुछ ही देर में जब झुमरी घाट पर पहुंचती है तो देखती है कि कपड़े पानी में पड़े थे और लल्लन आराम से टांग पसार कर सोया था। तभी झुमरी गुस्से में एक लोटा पानी लेकर लल्लन के ऊपर डाल देती है, तो लल्लन अचानक से उठ जाता है। अरे अचानक बारिश कैसे होने लगी? बारिश नहीं, आपके आलसपने की हद हो गई है। अरे कपड़े धोने आए थे या आराम फरमाने? वो बात ऐसी है कि कपड़े धोते धोते आँख लग गई भाग्यवान। हे भगवान, क्यों मेरी शादी ऐसे आलसी धोबी से करवा दी? ना दिन का होश होता है और ना रात का, बस सोने के अलावा तो कुछ काम ही नजर नहीं आता है। उसी समय घाट के पास से गुजर रही इमरती वहाँ आ जाती है। अरे झुमरी बहन, काहे को तिल मिलाए रही हो भैया पर? लाओ, मेरे कपड़े धुल गए हो तो मुझे दे दो। कल शहर जा रही है ना, तो इनका सामान बांधना है। माफ करना इमरती बहन, कपड़े आज धुल ही नहीं पाए। अरे क्या कहा? अरे अभी तक कपड़े ना ही धुले। अरे तो मैं क्या इन्हें गंदे कपड़े पहना कर भेजूं? क्या मुसीबत है? छोड़ो, लाओ मेरे कपड़े, मैं जाकर खुद धो लूंगी। हाँ, अभी देती हूँ। झुमरी उन कपड़ों में से इमरती के कपड़े ढूंढने लगती है। उसका गधा भी कपड़े ढूंढता है, लेकिन कपड़े कहीं नहीं मिलते, तो झुमरी परेशान हो जाती है। ए जी, इमरती बहन के कपड़े कहाँ हैं? मैंने आपको धोने के लिए दिए थे ना। पता नहीं भाग्यवान, जो भी है यही कपड़े हैं। लेकिन इसमें तो कपड़े है ही नहीं। क्या कहा? कपड़े नहीं है? अरे तो कहाँ गए मेरे कपड़े? कहीं चोरी तो नहीं हो गए? हे भगवान, कल मेरे इनको शहर जाना है, आज तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर कपड़े ही गायब कर दिए। अब मैं क्या कहूँगी इनको? इमरती बहन, सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको आपके कपड़े के पैसे लौटा दूंगी। अरे वो तो तुम्हें लौटाने पड़ेंगे। गलती हो गई जो कपड़े धोने के लिए तुम्हें पकड़ा दिए। आज के बाद से तुमसे कपड़े क्या, एक रुमाल तक ना धुलाऊं। इमरती गुस्से में वहाँ से चली जाती है और झुमरी घूरते हुए लल्लन को देखती है। अरे शर्म करो, आज तुम्हारा गधा तुम्हारे साथ घाट पर नहीं आया तो कपड़े भी नहीं धुले और कपड़े चोरी और करा दिए। इतना तो मैं समझ गई कि तुमसे ज्यादा तो ये गधा मेहनती है। काश मेरी शादी इस गधे से ही होती तो तुम जैसा गधा तो पल्ले ना पड़ता। चल गबरू, पोटली उठा और घर चल। गधा कपड़ों की पोटली उठाता है और लल्लन को अपनी पूंछ से मारते हुए आगे बढ़ जाता है, तो लल्लन
अपना हाथ खुजाते हुए कहता है, ये गबरू तो कुछ ज्यादा ही चतुर है, लेकिन मुझे अब से ध्यान रखना होगा, वरना तो झुमरी ताने दे देकर मेरे कानों से खून निकाल देगी। इस घटना के बाद से गांव में बहुत कम लोग लल्लन धोबी को कपड़े धोने को दिया करते, जिससे उसके घर में पैसों की तंगी होने लगती है। तो वहीं गांव के जमींदार के घर उसकी बेटी की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। ऐसे में घर में मेहमानों के कारण गंदे कपड़ों का ढेर लग जाता है। तो जमींदार की पत्नी निराश होकर जमींदार से कहती है, अरे सुनिए जी, घर में गंदे कपड़ों का ढेर लग गया है, इसे धोने के लिए किसी धोबी को बुला लेते हैं ना। इतना खर्चा क्या कम है जो अब तुम धोबी बुलाकर खर्च बढ़ाना चाहती हो? अरे तो क्या सारा काम काज छोड़कर मैं सबके कपड़े धोने बैठूं और आप गांव के जमींदार होकर खर्चे से डर रहे हैं? अरे जब खाना बनाने के लिए हलवाई, सजावट के लिए मजदूर रखे हैं, तो कपड़े धोने के लिए धोबी के खर्चे पर क्या सोचना। ठीक है, मैं रामू से कहकर बुलवा लेता हूँ धोबी को। जाओ तुम बाकी का काम देखो। जमींदार अपने नौकर रामू को ललन के घर भेजता है। तो ललन अपने गधे के साथ वहाँ पहुँच जाता है। मालिक, आपने इस धोबी को याद किया? हाँ ललन, वो बात ऐसी है कि घर में शादी है, इसके गंदे कपड़े जमा हो गए हैं, इसलिए शादी तक हर हफ्ते 2 बार आकर कपड़े धोने के लिए लेकर जाना। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें, मैं समय समय पर आता रहूंगा कपड़े लेने, आप चिंता मत कीजिए। रामू ढेर सारे कपड़ों को एक बड़ी सी पोटली में लपेटता है और ललन का गधा गबरू उसके सामने आता है। तो रामू उसकी पीठ पर पोटली को लाद देता है। अरे वाह ललन, तेरा गधा तो बड़ा समझदार है, क्या नाम है इसका? हाँ मालिक, सब ऐसा ही कहते हैं, मैं प्यार से इसे गबरू ही बुलाता हूँ। अच्छा मालिक, मैं चलता हूँ और कल ये सारे कपड़े धोकर ले आता हूँ। हाँ बिल्कुल जा, और हाँ ध्यान रहे, कोई भी कपड़ा फटना या गायब नहीं होना चाहिए, वरना पैसे तो तू भूल जाना। अरे नहीं मालिक, मैं आपकी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, मुझ पर विश्वास कीजिए। ललन गधे के साथ वहाँ से चला जाता है। जब झुमरी को पता चलता है कि गांव के जमींदार के घर से काम मिला है, तो वो बहुत खुश होती है। साथ ही ललन को समझाते हुए कहती है, देखो जी, भगवान की दया से काम मिल रहा है, कोई गड़बड़ मत कर देना, वरना तुम्हारी नींद, चैन, सुख सब मैं छीन लूंगी, बता देती हूँ। ठीक है घुमरी, ठीक है, मैं एक गलती दोबारा नहीं करूँगा, मैं कोई पागल नहीं हूँ। वैसे भी मालिक ने साफ कहा है कि अगर कपड़े फट गए या गायब हुए तो वो पैसे नहीं देंगे। हाँ तो बस ध्यान से कपड़े धोना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगले दिन ललन गधे के साथ घाट पर पहुंचकर कपड़े धोने लगता है, जिसमें उसका गधा भी उसकी मदद करता है। वो दोनों पैर उठाकर कपड़ों को पीटता, ताकि कपड़ों से मैल निकल सके, और कपड़े निचोड़ने में ललन की मदद करता। 2 घंटे की कड़ी मेहनत से दोनों मिलकर कपड़े धोकर सुखाने के लिए टांग देते हैं। और इतना काम करने के बाद आदत से मजबूर ललन फिर से सो जाता है। और उसी शाम कपड़ा चोर आदमी घाट पर आता है और कपड़े चुराने के लिए देखने लगता है। पहले तो गबरू गधा अपने दोनों पैर उठाकर उसकी पीठ पर मारता है, जिससे कि वो जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद गबरू उसे ऐसे मारता है कि उसकी चीख की आवाज से ललन जाग जाता है। हे भगवान, कहीं फिर से कुछ अनर्थ ना हो गया हो। इसकी ये हालत तूने की है गबरू? 1 मिनट, कहीं यही तो वो कपड़ा चोर नहीं? शाबाश गबरू, तूने उसे सही सबक सिखाया। ललन अपने गधे के सर पर प्यार से हाथ फेरता है और फिर कपड़े उठाकर दोनों घर की ओर चल देते हैं। फिर झुमरी सारे कपड़ों को इस्त्री करके गबरू की पीठ पर लाद कर जमींदार के घर भिजवा देती है। कुछ समय बाद ललन को अपने काम के पैसे भी मिल जाते हैं। इस तरह से अपने गधे गबरू की चतुराई से आलसी धोबी ललन का काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाता है, और वो भी आलस करना धीरे धीरे खत्म कर ही देता है।